यूट्यूब चैनल 400K सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुका है। नन अदर देन बाबर हयात साहब। वेलकम बैक बाबर सर। Thank you very much. Thank you for inviting me and thanks for the favor. ओके, तो आज हम उनसे काफी बातें करेंगे और ज्यादातर जो बातें करेंगे वो उनकी सारी जर्नी है अपनी जर्नलिज्म में आने की, उस पर करेंगे। उसके अलावा जो कल मैच है उसके ऊपर भी काफी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ दैट्स गोना बी, आपने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कैसे किया और आपको शौक कैसे पैदा हुआ सारे कुछ का? बेसिकली मैं क्रिकेट से तो बड़े अरसे के साथ मतलब बहुत अरसे से इन्वॉल्व हूँ क्रिकेट के साथ। तो समझ लीजिए कि बचपन से क्रिकेट का शौक था, खेलता भी रहा, कॉलेज दौर में भी खेलता रहा, फिर यूनिवर्सिटी तक खेलता रहा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा, क्योंकि मैंने जो स्टडीज थी वो जर्नलिज्म में रखी थी, तो मैं जर्नलिज्म की तरफ आया। फिर मैंने नवाए वक्त को एज एन इंटर्नी ज्वाइन किया। इट वाज इन 1999 और निदाए मिल्लत एक नवाए वक्त का मैगजीन निकलता था, उसके लिए मैंने स्पोर्ट्स गॉसिप के नाम से एक कॉलम लिखना शुरू किया, जिसपे मैंने फिर जो बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं अब प्रोग्राम करता हूँ या आप प्रोग्राम करते हैं कि हम क्रिकेट से रिलेटेड मुख्तलिफ उसमें चीजें डिस्कस करते हैं, वो बेसिकली स्पोर्ट्स गॉसिप था। तो उसमें क्रिकेट ज्यादा होता था, लेकिन साथ दूसरी स्पोर्ट्स की भी एक दो न्यूज होती थी, तो वो मंथली मैं उसके ऊपर एक कॉलम लिखता था। फिर 2001 में मुझे याद है कि मैंने अपने करियर का फर्स्ट इंटरव्यू किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज थी, इंग्लैंड पाकिस्तान आया हुआ था 2001 में लाहौर में। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच था, तो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में पाकिस्तानी टीम ठहरी हुई थी। तो मेरी असाइनमेंट लगी कि जी आप वहां पे जाएं और खिलाड़ियों के इंटरव्यूज करें। तो वहां पे मैंने शाहिद आफरीदी का इंटरव्यू किया, फिर मैंने अजहर महमूद का इंटरव्यू किया, इसके अलावा अब्दुल रज़ाक का इंटरव्यू किया, फिर मोइन खान, उस वक्त पाकिस्तानी टीम में मेरे ख्याल में मोइन खान शायद थे या नहीं थे, लेकिन शाहिद आफरीदी का कंफर्म मुझे याद है। काफी तवील उससे मेरी गुफ्तगू हुई। अब्दुल रज़ाक भाई से बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई, अजहर महमूद से हुई, फिर फैसल इकबाल उस वक्त पाकिस्तानी टीम में मौजूद थे, उनका इंटरव्यू किया। और मोहम्मद अकरम जो सुनने में आ रहा था कि शायद अब पाकिस्तान के कोच बनेंगे, उस वक्त वो भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे, तो उनका भी मैंने इंटरव्यू किया। तो दोज वर द फर्स्ट इंटरव्यूज ऑफ माय करियर। उसके बाद फिर मैं जर्नलिज्म के साथ अटैच रहा, प्रिंट मीडिया के साथ। फिर मैं पाकिस्तान टेलीविजन के साथ कुछ अरसा अटैच रहा, पीटीवी न्यूज के साथ, और न्यूज और करंट अफेयर्स पे थोड़ा क्रिकेट से हटके मैंने फिर काम किया न्यूज एंड करंट अफेयर्स के ऊपर। और उसके बाद फिर मैं एडवर्टाइजिंग जो है वो इंडस्ट्री उसमें चला गया। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जब मैं गया तो फिर क्रिकेट के ऊपर और जर्नलिज्म से थोड़ा सा मैं हट गया। तो 2016 में फिर मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं दोबारा जो है वो, क्योंकि मैंने अपना एडवर्टाइजिंग एजेंसी का सेटअप स्टार्ट कर लिया था, तो मेरे पास कुछ टाइम बचता था। तो मैंने सोचा कि ये जो मेरा शौक है क्यों ना इसको दोबारा से स्टार्ट करूं। तो 2017 में आई बिलीव कि मैंने 17 के स्टार्ट में यूट्यूब चैनल बनाया। और उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल बना के तो एक दो वीडियोस मेरी वायरल भी हुई जो पॉलिटिक्स के ऊपर थी, क्रिकेट के ऊपर नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैं वेट करता रहा कि जो चैनल मोनेटाइजेशन होती है उसके प्रोसेस में, लेकिन यूट्यूब ने के स्टार्ट में जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि जी हम पूरा 2018 जो है वो किसी को मोनेटाइज नहीं करेंगे। आने जितने भी चैनल्स हैं वो कुछ सफाई का अमल शुरू कर दिया था यूट्यूब ने अपने चैनल्स के, जो कुछ मतलब स्पैमिंग थी और इस नाजेबा किस्म का जो कंटेंट बनाते थे उनको, और कुछ जो मतलब फेक कंटेंट क्रिएटर से। जी आप देख पा रहे हैं मुझे? आप सही है, आप सही है। हाँ, तो उसके बाद जो है वो अचानक जो है वो यूट्यूब का 2018 के एंड में जो है वो मैसेज आया कि जनाब हमको मोनेटाइज कर दिया है। उस वक्त पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज हो रही थी, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दौरे पे गया था। तो तब मैंने फिर क्रिकेट के ऊपर एनालिसिस स्टार्ट किया, देखा तो
नॉर्मली कोई भी ऐसा चैनल नहीं था कि जिसमें यूट्यूब के ऊपर कोई क्रिकेट एनालिसिस आके करे। तो यूट्यूबर्स तो कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहे थे, बस कुछ चैनल्स ऐसे थे कि जिनके ऊपर ये स्लाइड शो वगैरह चलते थे। तो मैंने तब स्टार्ट किया, और फिर जो मुझे फर्स्ट बूस्ट मिला, उस वक्त मेरे को 13,000 के करीब सब्सक्राइबर थे। यानी जो पॉलिटिक्स से मुझे सब्सक्राइबर मिले थे वो तकरीबन 13,000 के करीब थे। इट वाज इन दिसंबर 2018, राइट? तो राइट। उसके बाद दिसंबर का एंड था। जनवरी के स्टार्ट में फिर पाकिस्तान के मेरे ख्याल में T20 वनडे सीरीज थी, या वनडे सीरीज थी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। तब एक चैनल को बूस्ट मिलना शुरू किया, और मेरी कुछ एक दो वीडियोस थी जो वायरल होना शुरू हुई। और उसके बाद फिर पाकिस्तान सुपर लीग आ गई, उसमें जो है वो बहुत पसंद की गई मेरी वीडियोस, और बहुत ज्यादा तकरीबन 50,000 के करीब मुझे सब्सक्राइबर PSL से मिले। तो PSL के बाद फिर पाकिस्तान, आपको पता है, इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में फिर वो सीरीज कवर की, उससे भी काफी ज्यादा मिलता रहा। और जो असल बूस्ट मिला दैट वाज इन वर्ल्ड कप 2019 में, और उसमें तो तकरीबन 1-1.5 लाख के करीब मेरे ख्याल में सब्सक्राइबर्स गेन किए मैंने, और बहुत वायरल भी हुई। आप जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा पसंद भी की मेरे एनालिसिस को। तो ये मैंने पूरा आपको सफर बता दिया, और उसके बाद से लेकर अब तक ये सफर जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सही। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या चीज है वो जो आपकी, जो सारे लोग जिसकी वजह से अभी भी आपको देखकर इतना पसंद करते हैं, वो 2-3 चीजें जिसकी वजह से लोग आपको इतना ज्यादा पसंद करते हैं, वो क्या है आपका? क्योंकि काफी लोग अभी यूट्यूब पे करते हैं, लेकिन आप उन सारों के फेवरेट हैं, उसकी क्या वजह लगती है आपको? पता नहीं क्या वजह है, पता नहीं। मैं कुछ लोग मुझे नापसंद करते हैं, अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो क्यों नापसंद करते हैं। और जो मुझे पसंद करते हैं, ये वो ज्यादा बता सकते हैं कि वो मुझे क्या चीज मुझ में देखते हैं जो उनको अच्छी लगती है, या मेरी क्या बात उनको अच्छी लगती है। मेरे ख्याल में शायद मैं कोई लगी बंधी नहीं करता। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मैं जज्बाती हो जाता हूँ शायद, बिल्कुल उनकी तरह। जैसे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जज्बाती होते हैं, तो मैं भी उनकी तरह जज्बाती हो जाता हूँ। अपनी टीम को हारते हुए देखना नहीं चाहता, जीतते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में मैं उनके लेवल पे आके शायद बात करता हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ, उनके दिल की बात करता हूँ। इसी वजह से शायद वो मुझे पसंद करते हैं। सर, यहाँ पे तो आपकी लाइफ स्टोरी होगी जो आपने सुनाई। अब मैं थोड़े से आपसे क्विक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद हम जाएंगे मैच पे। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? सचिन तेंदुलकर। क्यों? उसकी वजह ये है कि यार ही वाज अ प्योर क्रिकेटर। उस वक्त ना तो बहुत ज्यादा कमर्शलाइजेशन थी क्रिकेट में, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी, बहुत ज्यादा क्रिकेट उस तरह से मतलब इतना आम नहीं था ना, कि आप मोबाइल फोन्स पे क्रिकेट देख रहे हो, या आप अपने टैबलेट के ऊपर क्रिकेट देख रहे हो, आप वॉशरूम में बैठे हुए क्रिकेट देख रहे हो। उस वक्त क्रिकेट को सिर्फ वही लोग देखते थे जो क्रिकेट को वाकई जो है वो पसंद करते थे, क्योंकि उसके लिए उनको जागना पड़ता था, उनको टीवी चैनल्स के ऊपर जाना पड़ता था, उनको अपने कंबलों से लहाफों से बाहर निकलना पड़ता था, और कई जगहों पे तो रेडियो पे सुनना पड़ता था। तो एट दैट टाइम जो लोगों ने जो क्रिकेट खेली है ना, उसका आप मौजूदा क्रिकेट से मुआवजा नहीं कर सकते ना। उस वक्त इतनी ज्यादा क्रिकेट भी नहीं होती थी ना, 6-6 महीने बाद तो सीरीज मिलती थी आपको। तो उस एक सीरीज में अब देखे ना, मुस्तकिल क्रिकेट हो रही है, आप एक जगह से निकलते हैं दूसरी जगह पे चले जाते हैं, दूसरी से तीसरी। आपको आपका जो माइंड है वो कंटिन्यूअसली क्रिकेट के साथ अटैच्ड है। उसके बाद फिर आप फिजिकली भी बिल्कुल फिट रहते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट से दूर ही नहीं होते। तो उस वक्त क्रिकेट से 6-6 महीने दूर रहना, गर्मियों में क्रिकेट होती नहीं थी हमारे यहाँ, ठीक है, वो गर्मियों में दूर रहना, फिर खुद को फिट रखना, फिर क्रिकेट के साथ अपने आप को रिलेट रखना हर वक्त, और फिर जब वापस आना तो फिर जबरदस्त परफॉर्मेंस देना, ये बड़ी बात है। अब तो आप एक वो मशीन बन गए ना कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। उस वक्त इतनी क्रिकेट नहीं थी, फिर टेक्नोलॉजीज नहीं थी, DRS नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी ना क्रिकेट में। तो उस वक्त जिस बंदे ने, और फिर बॉलर्स कौन थे दुनिया के, जो सबसे तगड़े बॉलर उस एरा में थे, सबसे तगड़े बॉलर। इस वक्त तो मक्खन मलाई आ गई बॉलिंग, ठीक है ना जी। बॉलर्स बॉलर्स को वैसे भी जो है ना, इस वक्त बॉलर्स की जो आप कह लें कि जो बॉलर्स की स्ट्रेंथ है,
उसको जो नए कवानीन बने हैं उसके तहत आप 2 से ज्यादा बाउंसर नहीं कर सकते। Yes. आप जो है वो व्हाइट बॉल के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है, बहुत सारी चीजें हैं। उस वक्त यार इतनी फैसिलिटीज नहीं थी क्रिकेटर्स को और इतना पैसा भी नहीं था जो अब पैसा है। तो उस वक्त में जिस बंदे ने क्रिकेट खेली है ना, वो प्योर क्रिकेट खेली है, क्लास की क्रिकेट खेली है। एंड विराट कोहली आज के दौर का बहुत बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन जो सचिन तेंदुलकर है ना, वो हर दौर का बड़ा क्रिकेटर है। दैट इज द Okay. डिफरेंस। तो अब बड़ा हम क्रिकेटर है ना, देखो बात सुनो, बड़ा क्रिकेटर है तो आज भी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, और किसके मुकाबले में? आज के बड़े क्रिकेटर के मुकाबले में। अगर वो बड़ा क्रिकेटर ना होता तो आप ये सवाल मुझसे पूछते ही ना। राइट, तो अब जो अगला वो है कि जावेद मियांदाद मामला। यार मुझे इंजी जावेद से ज्यादा पसंद था। जावेद मियांदाद भी एक बड़ा वंडरफुल कैरेक्टर था, मैंने उनको भी खेलते हुए देखा। उस वक्त मैं को बहुत बड़ा नहीं था एज में, लेकिन 92 में मैंने वर्ल्ड कप अपनी पूरी होश में देखा। आई वाज इन 9th और 10th क्लास। मेरे पेपर हो रहे थे, मुझे पूरी तरह याद है। तो उस वक्त जो है वो इंजी का स्टार्ट था। तो जो जावेद मियांदाद है वो अपनी जगह पे लेजेंड है, ठीक है, उनसे कुछ वापस नहीं लेते, उनकी अपनी क्लास है। और इंजी मुझे बीइंग अ बैट्समैन ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें एग्रेशन था, ठीक है, वो मुझे ज्यादा पसंद है। बाकी अगर आप बात करें उस हिसाब से, तो क्लास जो है वो जावेद मियांदाद के पास। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आप अभी एक टेस्ट मैच हो रहा है, यू हैव टू ड्रॉ वन आउट ऑफ बाबर आजम, रोहित शर्मा, विराट कोहली, किसको ड्रॉप करेंगे आप? तीनों में से किसी को ड्रॉप करने वाली बात नहीं है वैसे, तीनों अपनी जगह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। यार मुझे ना, मैं आपको बताऊं, मुझे रोहित शर्मा ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू विराट कोहली। विराट कोहली बहुत बड़ा बल्लेबाज है, लेकिन मेला लूट जाता है यार रोहित शर्मा जो है ना, वो उसके अंदर एक एबिलिटी है, वो मेला लूटने वाली। मुझे अब आपको इस पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुझे जो है वो रोहित शर्मा ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू विराट कोहली। और अगर आप बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम इज प्योर क्लास। इसका इन तीनों का वैसे आपस में कंपैरिजन नहीं बनता बाय द वे। तीनों अपनी जगह पे बहुत जबरदस्त, इनमें से मैं किसी को भी ड्रॉप नहीं करूंगा। सर ऐसे जो मेरा वो है कि विराट कोहली इन टेस्ट मैचेस इज बेटर देन रोहित शर्मा, लेकिन बाकी दोनों फॉर्मेट्स में मैं रोहित शर्मा को ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि उनकी खेलने का स्टाइल और सारा कुछ एक जगह पे विराट कोहली इज अ प्योर क्लास पे। जैसे रोहित शर्मा खेलते हैं, वो उनकी टेक्निक अलग है, जैसे वो खेलते हैं दैट्स डिफरेंट फ्रॉम विराट मैं कोहली। यही बता रहा हूँ ना कि इन तीनों में से, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इन तीनों की अपनी अपनी जगह है। इन तीनों में से हम किसी को भी, हम तो चाहेंगे कि ये तीनों एक साथ खेल लें, ठीक है, एक ही टीम में तो मजा आ जाए, ठीक है ना। तो ये जो है ना, वो इनको एक को ड्रॉप करना बहुत मुश्किल फैसला है। अच्छा, अब वकार यूनुस और वसीम अकरम। हाय, अब इसमें वसीम अकरम बहुत बड़ा बॉलर है, वकार से बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन मुझे वकार यूनुस बहुत पसंद। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि वकार यूनुस की मैक्सिमम विकेट्स जो थी ना, वो या तो क्लीन बोल्ड थी या एलबीडब्ल्यू। और जो वसीम अकरम है, उसकी ज्यादा विकेटें जो थी वो क्योंकि वो स्विंग, सीम और स्विंग बहुत ज्यादा करते थे, इन स्विंग भी करते थे, आउट स्विंग भी करते थे। उनकी विकेट्स जो है ना, वो उसमें स्लिप में कैचेस और कॉट बिहाइंड, ये काफी सारी डिसमिसल्स उनकी ये हैं। लेकिन वकार यूनुस जो बॉल करता ना, जो इन स्विंगिंग यॉर्कर वकार यूनुस का मैंने देखा है ना, वो उसके बाद फिर किसी का नहीं देखा। तो मुझे क्योंकि मैं खुद राइट हैंडेड था, तो मुझे वकार यूनुस बहुत पसंद था। तो लेकिन बड़ा बॉलर, अगेन मैं ये कहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लेफ्ट हैंडेड बॉलर अब तक का जो है वो, वो वसीम अकरम है, उससे बड़ा कोई नहीं है। ही इज अ लेजेंड। दोनों लेजेंड है, लेजेंड है। वकार भी बॉलिंग में लेजेंड है,
बॉलिंग में लेजेंड है, लेकिन अगर आप दोनों का कंपैरिजन करने को कीपिंग इन माइंड सारा कोच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पे आते हैं, तो सबसे पहले स्ट्राइक स्टेज की विकेट देखते हुए बाबर आजम ने, तो आप टीम में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और किसकी जगह? चेंजेस तो होंगी जी, टीम में चेंजेस तो होगी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने भी आज बताया है कि जी हम चेंजेस करने जा रहे हैं। अब कितनी होती हैं इस पे बात हो सकती है। मेरे ख्याल में सोहेल खान एंट्री करेगा, और इसके अलावा बैटिंग में कोई एक आध चेंज हो सकती है। मुमकिन है इमरान भट्ट को मौका दे दिया जाए। अच्छा, ये भी चांस है कि जफर गौहर को यासिर शाह की जगह शामिल कर लिया जाए, ये भी एक चेंज पॉसिबल है। अच्छा, तो आप अगर चेंजेस कर रहे हैं तो आप सुहेल खान को नसीम शाह की जगह लाएंगे कि आप सुहेल खान को यासिर शाह की जगह आके 5 सीमर्स के साथ मेरे लाएंगे? मेरे ख्याल में यासिर शाह की जगह आना चाहिए। तो ऐसे पे अगर आपको कभी ओवर रेट का मसला भी हो सकता है, तो आप स्पिन किससे, हारिस सोहेल से करवाएंगे, बट वो गेम नहीं, खेलेंगे? हारिस सोहेल स्पिन कर सकता है, नो प्रॉब्लम। फवाद आलम स्पिन कर सकता है, तो सही, पाकिस्तान को राइट। फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। 5 फास्ट बॉलर, 5 सीमर्स इंक्लूडिंग फहीम अशरफ। जी जी बिल्कुल, फहीम अशरफ ने तो अब खुद को बैटिंग ऑलराउंडर साबित कर दिया है। अच्छा, आप मिसबाह उल हक की कोचिंग में काफी ज्यादा सवाल है, तो सबसे पहले तो मैं आपका इस पर स्टांस जानना चाहूंगा। अभी कुछ न्यूज आ रही है कि शायद मिसबाह उल हक को कोचिंग से हटा भी दिया जाए। अगर आपके पास इसके बारे में कुछ वो खबरें हैं तो वो भी आप जरूर शेयर करें। मिसबाह उल हक की कोचिंग ने बिल्कुल इंस्पायर नहीं किया, और अभी तक आपके सामने परफॉर्मेंस भी है। तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए तो मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूं ना। पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट जितने भी फैंस हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है इस बात को लेकर के कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है इस पूरे 2020 में बिल्कुल अच्छी नहीं रही। टेस्ट मैचेस में हम 5 में से 4 हारे हैं, ठीक है। एक जो जीते हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं। 2 T20 सीरीज हम जीते हैं, वो हम पाकिस्तान के अंदर जीते हैं, ठीक है। और एक जो है वो जो वनडे सीरीज हम जीते हैं, जो एक ही वनडे सीरीज मेरे ख्याल में हम खेले हैं, वो जो हम जीते हैं उसमें से भी हम एक मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ हार गए, जो आसानी से हमें क्लीन स्वीप करनी चाहिए थी। फिर ये है कि इस पूरी उसमें एक चीज मुझे नजर आई है इस पूरे टेन्योर में, कि मिसबा जो है वो पहले गलती करते हैं, बाद में उसको सुधार लेते हैं। जब वो सुधारते हैं तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो कहते हैं ना, बहुत देर की मेहरबान आते आते। ये एक पैटर्न चल पड़ा है। देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी, हम बोलते रहे कि यार इसमें नसीम शाह को आपने शामिल किया है, नसीम शाह को आपने शामिल किया, इसकी जगह आप सोहेल खान को लेके आए, बैटिंग को इंप्रूव करें, सारी कुछ हम बातें करते रहे, नहीं माना गया। जिस टेस्ट मैच में माना गया वो हम बचाने में कामयाब हो गए, जिसमें नहीं माना गया वो हम हार गए, ठीक है। उसके बाद T20 सीरीज में भी जब आपने बेस्ट टीम खिलाई तो आखिरी मैच में आप वहाब रियाज को लेकर के आए और वो आपको सीरीज बराबर करके दे गया। जबकि हम शुरू में कहते थे कि यार उसको आना चाहिए, उसको टीम में आना चाहिए। उसमें वहाब रियाज का हम टेस्ट मैचेस में भी बात करते रहे कि उसने कहा था कि जी मैं अवेलेबल हूँ टेस्ट मैचेस के लिए, अगर मुझे खिलाना चाहें। हफीज ने कहा था कि मैं अवेलेबल हूं अगर मुझे खिलाना चाहें, लेकिन नहीं शामिल किया गया। टेस्ट मैचेस में सारे नए लोगों को लेकर के आप शामिल, टेस्ट मैचेस में आपको पुराने लोगों को खिलाना चाहिए, T20 में आपको नए लोगों को मौका देना चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है, T20 में पुराने बाबों को खिलाया जाता है और जो टेस्ट मैचेस हैं उनमें नए लोगों को लेकर के आने की कोशिश की जा रही थी पहले। उसके बाद अब आप मौजूदा सीरीज में भी देख लें कि 2 T20 हार गए। जो प्लेइंग 11 में आप बात कर रहे थे कि होनी चाहिए, जब वो प्लेइंग 11 खिलाई तो पाकिस्तान मैच जीत गया। तो उनसे बेहतर तो हम समझ रहे हैं। तो ये मिसबा का जो इतना सारा तजुर्बा है वो कहाँ गया? मतलब अगर इतना सारा तजुर्बा जो है वो मिसबा का, वो उसके काम नहीं आना और पाकिस्तानी टीम के काम नहीं आना, तो फिर उस तजुर्बे का भी कोई फायदा नहीं। और पाकिस्तान का जो हालात है वो बुरे से बुरे होते जा रहे हैं।
तो मैं देख रहा हूं कि 2021 के स्टार्ट में ही मोस्ट प्रोबेबली पहली सेमाई में, फर्स्ट क्वार्टर में आपको मिसबाउल हक पाकिस्तान के हेड कोच भी नजर नहीं आएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, आई एम प्रिडिक्टिंग इट विद कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह। नहीं मतलब पाकिस्तान में जो हमेशा बचता है, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी कोई कोच आता है उसका स्टार्ट हमेशा बुरा होता है। वो इस दफा मिसबा तो बहुत ज्यादा करते हैं, इससे मैं एग्री करूंगा। लेकिन हम उसको पहले एक सीरीज से हम कहते हैं कोच कमाल का है, और दूसरी पे जब थोड़ा यार सा उसका बुरा सोहेब बेटा मेरी बात सुनो। किसी को अगर आपने मौका देना होता है ना, चांस देना होता है, एक सीरीज, दो सीरीज, अब हर सीरीज के ऊपर एंड में हम यही कहेंगे यार हम अभी भी लर्निंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो ये मेरी समझ से बालातर है। ये क्रिकेट है, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, ये कोई घर की हमारी या कोई क्लब क्रिकेट नहीं है कि हम लर्निंग करवा रहे हैं लोगों को। अरे भाई, वी आर पेइंग दीज पीपल फॉर पाकिस्तान टू विन द मैचेस, नॉट टू लूज द मैचेस। प्रॉब्लम ये है कि अब जब आप चीफ सेलेक्टर थे तो तब आप बेस्ट लॉट को सामने नहीं लेकर के आए। आपके होते हुए जो है वो मोहम्मद आमिर जो है वो रिटायरमेंट लेने पे मजबूर हो गया। आपके होते हुए समी असलन मुल्क छोड़कर चला गया, जो कायदे आज़म ट्रॉफी में रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म कर रहा था। तो ये जो चीजें हैं ये काबिल कबूल नहीं है। बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, हम आपको हायर करते हैं, आपको ये कौम हायर करती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हायर करता है टू शो द रिजल्ट्स। ये थोड़ी है कि जो भी आए वो कहे जी मुझे 3 साल दें ताकि मैं टीम को ठीक करूं। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो तो शोएब इकबाल को 3 साल दे दें, ये भी ठीक कर देगा टीम को। इसमें फिर कोचिंग का कहाँ गया और नाम कहाँ गए और बड़ा रुतबा और मर्तबा और आपका एक्सपीरियंस कहाँ गया?